के बारे में पूछा है। सो क्वेश्चन नंबर 3 मैं पहले लिस्ट कर लेता हूँ। फिर आपने लिखा एक्सरसाइज 2 कैन वी डू ऑन मंडे कुड नॉट फुली कंप्लीटेड। या तो जितना ट्राई किया आपने, अगर वो डाउट बना है तो उसको हम लोग डील कर लेंगे, और अगर जो ट्राइड नहीं है तो उसको आप बाद में भी ट्राई करोगे, तो जो भी डिस्कशन होगा उस पर आप पूछ सकते हो, ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। ज़्यादा डाउट्स होंगे तो वी कैन हैव अ डेडिकेटेड लेक्चर एज वेल। क्वेश्चन नंबर 26 देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया गया, मे बी वो चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि आंसर रॉन्ग हो जाए या इनकरेक्ट हो जाए, तो उसको हम लोग चेक करके पता कर लेंगे। सो फर्स्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे। इसके बाद आप 7 बोल रहे हो, 19 बोल रहे हो। हो सकता है कुछ इनकम्प्लीट भी आपको लग रहा हो, तो हम लोग चेक कर लेंगे। तो 12, 18 बी को कंसीडर करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 18। भी कंसीडर कर लिया गया, 12 भी आ गया, 18 भी आ गया, 31 के बारे में बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यस वी विल डिस्कस। इनकंसिस्टेंट है, अगर ऐसा कुछ इश्यू होगा तो वी विल क्लेम इट टू दैट लेवल। और 20th भी है। सो वन बाय वन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका जो और भी लिस्ट आएगा तो उसको कंप्लीट करते रहेंगे। सो एक्सरसाइज 1, इट सेज रेडियस आर, आपका अर्थ का दिया गया, ग्रेविटी दिया गया एज यूजुअल नोटेशन। ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस जी है, मीन डेंसिटी आपको बताना है। सो अब डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। जी की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। इसके बाद में मीन डेंसिटी के लिए आप मास को लिख सकते हो डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, isn't it? So मास को हम इस नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। डेंसिटी मास इज इक्वल टू, मैंने कुछ गलत लिख नहीं दिया, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट फॉर्मुलेशन को रखेंगे। लैग, ओके, अगर लॉट्स ऑफ लैग है
हेलो नाउ, देयर वाज डिसकनेक्शन। और अगर अभी आपको स्क्रीन दिख रहा हो और आवाज आ रहा हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बोल रहा था। सो मास को आप रिप्लेस कर दीजिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। इसके बाद यहाँ से डेंसिटी आपको कैलकुलेट कर लेनी है, जो आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, आप बोल रहे हो कि आंसर में करेक्शन है। सो दिस गोइंग टू बी जी 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई r²। यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको रो कैलकुलेट करना है। सो रो विल बिकम इक्वल टू 3 टाइम्स जी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स पाई कैपिटल जी इंटू आर। ऐसा ऑप्शन आना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो कैलकुलेशन है वो ये है। और रो की वैल्यू आपको ये मिल जा रही है, ऐसा ऑप्शन सी दिया गया। सो 3g डिवाइड बाई 4 पाई r इंटू जी। हाँ, सो थर्ड ऑप्शन सी को करेक्ट कर लेंगे। आप आंसर चेक कर लीजिए, अगर आंसर में कोई और ऑप्शन दिया गया तो उसको करेक्ट कर लेंगे। आंसर इट इज गिवन 1। सो उसको सी पे कन्वर्ट कर लीजिए। सो दैट माइट बी एरर और मिस प्रिंटेड और व्हाटएवर। सो उसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 3। सो 3 पर आ जाते हैं। The decrease in the value of gravity on going to a height above the Earth's surface will be। ओके, सो यहाँ पर इनकम्प्लीट टाइप का लग रहा है, क्योंकि उसने हाइट की वैल्यू नहीं दी है और ग्रेविटी की वैल्यू पूछ ली है। तो समथिंग इज मिसिंग ऑन दिस। हाइट इज मिसिंग, यस। सो आप थर्ड को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, हाइट मिसिंग है। और सो थर्ड इज इनकम्प्लीट। इसके बाद नेक्स्ट 7 था। डोंट टेक 7। 7 हो गया क्या आप लोगों से? हो जाना चाहिए, ग्रेविटी है। तो अगर आप सभी से हो गया तो फिर हम लोग स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर ओके, हो गया, अच्छी बात है। देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इस पे बोला गया है कि ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। तो ओमेगा को हम लोग निकाल सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी होता है 24 आवर्स। Assume that the acceleration due to gravity on Earth's surface has the same value at the equator and poles. So ये assumption बोलने को बोल रहा है कि अर्थ सरफेस पर वही है जो इक्वेटर और पोल पर है। इसका मतलब है कि उसका शेप को इग्नोर कर देना, स्फेरिकल एज्यूम कर लीजिए। An object weight at the equator gives the same reading as reading at a depth d below the Earth's surface. At a pole, the value of d is। तो अपने को वैल्यू ऑफ डी कैलकुलेट करनी है। ओके, आप कुछ लिख रहे हो, मैं अगर पढ़ लेता हूँ। स्क्रीन फ्रीज है, स्क्रीन फ्रीज है या फिर चल रहा है? इट सीम्स लाइक मूविंग। और अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, लिखा नहीं है खास उस पे। फिर आपने लिखा है कि इन क्वेश्चन नंबर 8, what was that, let me see। In 8 it is claiming g is same all over, so d equal to 0, so mg is also same everywhere, yes। ये बिलो द अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। कुछ तो पोल को और इक्वेटर को अलग अलग बोल रहा है, और पोल और इक्वेटर पर सेम ग्रेविटी को लेने की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस हैज द सेम वैल्यू एट द इक्वेटर एंड पोल्स। और बोलता है एन ऑब्जेक्ट वेट एट इक्वेटर इज सेम रीडिंग एज अ रीडिंग गिवन एज अ डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस, द वैल्यू ऑफ डी इज। इसका मीनिंग क्या जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ
कि ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है पोल पर उसको हम लिखते हैं g इज इक्वल टू, अगर जीपी पोल की बात करते हैं तो ये बनेगा g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। कॉस स्क्वायर 90 की वजह से वो g बन जाता है। एंड इक्वेटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इक्वेटर की वैल्यू आती है g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। एंड अगर ये बोलते हैं कि एज्यूम करना है सेम वैल्यू, दैट मीन्स कि ओमेगा को हमको इग्नोर करना है, लेकिन इसने ऑप्शंस भी ओमेगा के टर्म में दिए हुए हैं। फिर इसके बाद आगे बोलता है कि इसका वेट इक्वेटर पर वही है जो वहां पर है। तो इसका कहने का मतलब कुछ ऐसा है, वो एजम्पशन वाली लाइन को एक बार के लिए हटा देते हैं तो आप पाओगे कि कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर डी डेप्थ पर जाने के बाद जो ग्रेविटी है और जो इक्वेटर पर ग्रेविटी है उसको बराबर बोल रहा है। तो जी डैश कितना होता है, जी डैश की वैल्यू हम लोग जानते हैं, दैट इज g1 माइनस डी अपॉन आर ई। दिस इज इक्वल टू दैट ऑन द इक्वेटर। सो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को बोलना है g1 माइनस डी अपॉन आर ई मस्ट बी इक्वल टू g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा जी डी अपॉन आर ई इज इक्वल टू आर ई ओमेगा स्क्वायर। सो व्हाट द डी इज कमिंग, आर ई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। ऐसा कोई ऑप्शन आना चाहिए, अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है तो उसको मार्क कर देंगे। इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दिस कि डी की वैल्यू आर ई ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा इस पे लैंग्वेज का इशू है, वो मैं लैंग्वेज को क्लियर कर देता हूँ। जो लैंग्वेज का इशू है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और अगर आपको समझ में आ गया वन गो में तो दैट्स द बेस्ट थिंग। इसके थोड़ा सा डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ इस लोकेशन पर नेट का काफी इशू है, इट्स स्लो, वेरी स्लो। हाँ सो कुछ स्टेटमेंट का इशू है, अल्टीमेटली उसको सॉल्व कर दिया गया है और किस तरह से वर्क करना है वो समझते हैं। इस पे जो लैंग्वेज गया वो कहाँ पर इशू गया, जो ये एजम्पशन वाली लाइन है इसको आप हटा दीजिए, ये हम लोग करेक्शन कर रहे हैं, अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन प्रॉपर आएगा। सो अगर इस वाली लाइन को आप हटा देते हो, एजम्पशन वाली लाइन को, वो एक्स्ट्रा लिखे गए, और मे बी हाँ वो और किसी वजह से भी बोल सकता है, उसका ये मतलब हो सकता है कि जियोइड शेप के बारे में बात कर रहा हो। सो अपने लिए लो सेंस में आप बोलोगे कि वो अजम्पशन है, बाकी जो हम जानते हैं वही। और फिर इसके बाद रोटेशन को केवल काउंट में करना है। ये क्वेश्चन पढ़ के अपने को समझना है कि वी आर कंसीडरिंग ओनली रोटेशन एज अ चेंज, और जिसकी वजह से ग्रेविटी चेंज हो रहा है। और डेप्थ हम लोगों ने 4 फैक्टर्स स्टडी किए थे, एक डेप्थ था, एक हाइट था, एक रोटेशन था, एक शेप था। तो जियोइड वाला पोर्शन को नहीं कंसीडर करना, उसके लिए वो अजम्पशन लिखना चाह रहा था, लेकिन वो अजम्पशन की जो लैंग्वेज लिखी है वो थोड़ी सी मिसलीडिंग हो गई है। उसको ऐसा लिखना चाहिए था, assuming that the acceleration due to gravity on the earth surface has the same value as that equator and poles due to its shape। तो अगर ऐसा बोल देता कि शेप की वजह से आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है तो वो एजम्पशन वैलिड था, और अगर आप उस सेंस में पढ़ रहे हैं तब अभी भी वैलिड है। अदरवाइज आप चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं, बाकी फिर सॉल्व कर सकते हैं, फिर अपने को आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट इज की पोल पर डी डेप्थ पर जाकर के आप उसको कैलकुलेट करेंगे, इक्वेटर पर कैलकुलेट करेंगे रोटेशन को लेकर के, फिर दोनों को कैलकुलेशन को फिर इक्वेट कर देंगे। लिखा आपने कि the same question was there in Senge's illustration and he gave the same assumption for telling that it is not geoid। yeah, so वो रीडिंग के बारे में बात है। जैसे आप में से कुछ लोगों को लग रहा था कि ये मिसलीड कर रहा है तो आप उसको हटा दीजिए। प्रॉपर क्वेश्चन वुड बी दैट कि वो उसमें मेंशन कर देगा कि उसके शेप की वजह से आपको ग्रेविटेशन में डिफरेंशिएशन नहीं करना है, दैट मींस इक्वेटर पोल्स हर लोकेशन पे सेम रहने वाला है। तो शायद उस पर्पस के लिए वो एजम्पशन है, बट अगर आप इसको रिमूव भी करते हो तो चलता है, अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। वो लैंग्वेज का आपको जो कंसर्न था वो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, बाकी आप सॉल्व कर पा रहे हो, दैट्स ग्रेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 दैट विल बी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। या इसमें बोलता है कि अपने को काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, अगर काइनेटिक एनर्जी आप डबल करते हो तो क्या फर्क पड़ता है। सैटेलाइट विल एस्केप इनटू स्पेस, फिर आप बोलते हो कि सैटेलाइट विल फॉल डाउन ऑन अर्थ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट विल बी डबल्ड, रेडियस ऑफ ऑर्बिट विल बी हाफ। ये चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन पकड़ना है। तो आप जानते हो कि जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, तो उस ऑर्बिटल स्पीड को आप लिखते हो gm/r। ऑर्बिटिंग किसी अर्थ पर ऑर्बिट कर रहा है तो उसके लिए हम ये लिखते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv0 स्क्वायर। आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे प्रूफ सॉल्विंग के साथ कर ले रहा हूँ। ये बनता है gmm/2r। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आपने काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी है। काइनेटिक एनर्जी डबल करने का मतलब हुआ है बाद में जो आपने काइनेटिक एनर्जी रखा है, so that kinetic energy is 2 times the original kinetic energy, which means it is gmm divided by r। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है, तो ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी जब देखोगे या फिर टोटल एनर्जी देखोगे तो बेसिकली आपने जितना उसके पास एनर्जी थी उतनी और बढ़ा दिया। तो अब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी वाज माइनस gmm/r। सो न्यू टोटल कितना हो जाएगा, न्यू टोटल एनर्जी विल बी द काइनेटिक एनर्जी न्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इट हैड अर्लियर। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी कितना आ जा रहा है, 0। सिंस ये टोटल 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सैटेलाइट है ऐसे ऑर्बिट पे जाएगा जहां पर टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। हम जानते हैं कि वो ऑर्बिट पे तब रहेगा जब टोटल एनर्जी को नेगेटिव होना चाहिए, बाउंडेड रहना चाहिए। अगर वो 0 हो गया इसका तो ये जस्ट स्केप कर जाएगा। तो आप बोलोगे इट विल जस्ट स्केप। या आप डायरेक्टली बोल सकते हो, तो आप वैसे भी आपने क्वेश्चन किए हैं कि लाइक उसको जितना काइनेटिक था उतना और मिल गया, तो काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो गए, अपोजिट मैग्नीट्यूड होता है, तो सम अप 0 करेगा, तो स्किप कर जाएगा। इसलिए ए ऑप्शन एप्रोप्रिएट हो जाएगा। फॉल डाउन टू ऑन अर्थ सरफेस बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी होगी तो फिर वो बाहर की तरफ चला जाएगा। एंड देन आफ्टर सी ऑप्शन के बारे में क्या ख्याल है, क्या हम लोग ऑप्शन सी के बारे में कुछ बोल सकते हैं। रेडियस के बारे में आप कैलकुलेशन से निकालोगे तो रेडियस डबल नहीं होगा और ना ही रेडियस हाफ होगा, तो फिर सी और डी को भी हटा देंगे। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग उसको VC लिख देते हैं क्रिटिकल, और वी स्केप लिख सकते हो, VE लिख सकते हो, तो चलता है। ओ जब लिखते हैं तो ऑर्बिटल स्पीड होती है। आंसर्स ऑफ 9th एंड 10th आर गिविंग रॉन्ग, सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 9th 10th को। स्क्रीन ओके, ऐसा हो रहा है ना कि नेट का काफी इशू है हर जगह, तो कई बार इधर से होता है, कई बार आपकी तरफ से होता है। इस वजह से क्या होता है कि स्क्रीन का डिले या फिर फ्रीजिंग का इशू आ रहा है। सो आई एम स्लो, और अगर कोई पार्ट आपका मिस हो जा रहा है तो आपको पूछ लेने का। क्वेश्चन 9 और 10 के ऑप्शंस को मैं चेक कर लेता हूँ और आंसर्स को भी क्विकली। इट सेज द रेडियस ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 5। by what factor density be changed by to keep the gravity same। जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक चीज ये बताई जाती है कौन सी क्वांटिटी को कांस्टेंट ट्रीट करना है और कौन सी क्वांटिटी को चेंज कराना है। सो डेंसिटी को आपको कांस्टेंट रखना है, तो आप जानते हो कि जो डेंसिटी होती है, सॉरी इस पे डेंसिटी को चेंज पता करना है और आपको जी को कांस्टेंट रखना है। तो जी की जो वैल्यू होती है डेंसिटी के टर्म में, थोड़ी देर पहले लिखा था आपने फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट वाज दैट कि जी इज इक्वल टू कैपिटल जी रो 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। gm/r² को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद आप इसको याद रख सकते हो 4/3 पाई रो gr। इस फॉर्म में भी आप याद रखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो अगर आपको जी कांस्टेंट रखना है, जी को चेंज नहीं करना है,
और 4 पाई चेंज नहीं होगा, कैपिटल जी भी चेंज नहीं होता है, तो रो आर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इससे हम क्लेम कर सकते हैं कि रो इनटू आर हैज टू बी कांस्टेंट इफ जी इज कांस्टेंट। सो अगर जी को आप कांस्टेंट ट्रीट करते हो देन यू नीड टू राइट कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा है तो फिर क्या हम क्लेम कर सकते हैं कि इन केस अर्थ का रेडियस 5 फैक्टर से इंक्रीज करते हो तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डेंसिटी को 1/5 होना पड़ेगा, 5 फैक्टर से डिक्रीज कर जाना चाहिए। सो नाइन्थ का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन। चेक कर लीजिए, अगर कोई और ऑप्शन दिया गया है तो उसको हम करेक्ट कर लेंगे, और अगर बी दिया गया है तो फिर ये करेक्ट है। हाँ, सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी बी ऑप्शन। अब बोलो डी दिया है तो इसको बी करेक्ट करेंगे। सो नाइन्थ में करेक्शन था, फिर इसके बाद 10th में भी आप बोल रहे हो करेक्शन है। लेट मी चेक इट। द मास एंड डायमीटर ऑफ प्लैनेट आर ट्वाइस दोज ऑफ अर्थ। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि दूसरे प्लैनेट को अर्थ के साथ कंपेयर कराता है और फिर आपसे पूछता है कि बताइए कुछ वैल्यूज के बारे में, पर्टिकुलरली उन वैल्यूज के बारे में जो ग्रेविटी से लिंक होते हैं। सो एक ऐसा प्लैनेट है जिसका मास और डायमीटर दोनों ट्वाइस है। What will be the period of oscillation of a pendulum on that planet if it is a second pendulum on Earth? तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर हम लोगों ने पहले बात नहीं की है तो अब अभी समझ लीजिए। जब कभी सेकेंड पेंडुलम बोला जाए इसका मतलब उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। जब टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसको हम सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं। सो यू कैन मेंशन दैट इन योर थ्योरी वाला बुक। अच्छा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है वो आप जानते हो, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप जानते हो। सो फिर ग्रेविटी को आपको चेक करना पड़ेगा, ग्रेविटी कैसे जाती है। तो 10th क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो t इज इक्वल टू होता है वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। अभी आपने पढ़ा एल चेंज नहीं करेगा, जी जरूर चेंज कर जाएगा। किसी और प्लानिट पर जाओगे तो वहां पर टी डैश हो जाएगा। टी डैश की वैल्यू आएगी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश। इस तरह के क्वेश्चन पॉपुलर रहते हैं। एंड देन आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो टी डैश डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू ये बनेगा जी डिवाइड बाई जी डैश। हाँ, सेकेंड पेंडुलम मींस अ पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, 2 सेकेंड। Why it is a 2 second? That's a good question. Okay, let me first finish this. अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है hopefully. So t dash by t is equal to root g upon g dash. G dash कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे g dash is equal to capital G mass of that planet divided by radius of that planet square. मास को आप कन्वर्ट कर दोगे 2m और रेडियस को कन्वर्ट कर दोगे 2r, क्योंकि अगर डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल हो जाएगा। अल्टीमेटली ये g by 2 आ जाएगा। तो g dash is equal to g by 2. So g by g dash is equal to root 2. So t dash must be equal to root 2 times t. So root 2 times t हम उसका आंसर कर देंगे। t की वैल्यू 2 है तो अपना फाइनल आंसर बन जाना चाहिए 2 रूट 2। सो क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर जाएगा 2 रूट 2 सेकेंड्स। बी ऑप्शन है, और आप आंसर चेक कर लीजिए whether the option B is correct. If it is, that's correct. Otherwise, we need to correct the answer. इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वाई इट्स 2 सेकेंड, और इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली ऐसे चेंस वगैरह में भी आता है तो कई बार ये आएगा सेकेंड पेंडुलम। इसका जो लिंकेजेस है वो कहाँ से है, अगर आप समझ पाएंगे तो मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ। आपने देखा होगा कुछ पेंडुलम क्लॉक्स को। हाँ, सो टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, उसको अगर हम बात करते हैं। सो अगर आपने एक एक्सट्रीम से रिलीज किया है तो उसको मेन पोजीशन पर आना होता है, दूसरे एक्सट्रीम पे जाना होता है। सो अगर टी इक्वल टू 0 पे रिलीज करते हैं तो वो 1 सेकेंड में एक बार एक तरफ चलता है और फिर अगले सेकेंड में वापस वहीं पहुंचता है। सो इसका जो टाइम पीरियड हो जाता है वो बेसिकली 2 सेकेंड हो जाता है।
और इसीलिए इसको हम सेकेंड्स सेकेंड्स का मतलब है 2 सेकेंड्स, बेसिकली सेकेंड्स पेंडुलम बोलते हैं। ये आपको रफ आइडिया दिया है, बाकी आपको बेसिकली ये इंफॉर्मेशन इसको याद रखना है। सेकेंड्स पेंडुलम बेसिकली वो पेंडुलम क्लॉक से लिया गया है, और एक तरफ जाने का जो टाइम होता है 1 सेकेंड, दूसरी तरफ जाने का होता है 1 सेकेंड, तो फिर टोटल 2 सेकेंड्स हो जाता है। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10th। नाइन्थ का करेक्शन आया आंसर का, और फर्स्ट के आंसर का करेक्शन था। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो 18th फिर 19th है, तो 18th पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। It says a satellite revolves in a geostationary orbit. लास्ट क्लास में आपने जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में समझा है, और उस पर एक सैटेलाइट चल रहा है, बट इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट चलती है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ऑर्बिट वही है, लेकिन इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है। द टाइम इंटरवल बिटवीन इट्स सक्सेसिव पासिंग ओवर अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर, तो उसके अपोजिट चल रहा है। कितने टाइम के बाद पास करेगा वो अपने को निकालना है। सो उसके आगे बात कर सकते हैं। द सैटेलाइट इज नॉट जियोस्टेशनरी, इट इज जियोसिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब होता है कि जो सैटेलाइट अर्थ के साथ सिंक्रोनस पे चलता है, और अर्थ के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी नजर आता है। सिंक्रोनस एक बड़ा शब्द होता है, उसका जनरल वर्जन है, उसका स्पेसिफिक वर्जन है स्टेशनरी। तो अर्थ के साथ वो स्टेशनरी नजर आता है, तो ऑर्बिट का नाम जियो स्टेशनरी है। ऑर्बिट का नाम जियो स्टेशनरी है, और आप उसको जियो सिंक्रोनस बोल सकते हो, दैट्स आल्सो नॉट रॉन्ग। तो सारे जियो सिंक्रोनस जो होते हैं वो जियो स्टेशनरी नहीं होते हैं, लेकिन जो जियो स्टेशनरी होता है वो जियो सिंक्रोनस भी होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। सो ऑल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर जियो सिंक्रोनस, तो ये जियो स्टेशनरी है, इसको आप जियो सिंक्रोनस बोल सकते हो, लेकिन अदरवाइज ट्रू नहीं होता है। एनीवे वो लैंग्वेज नॉमेनक्लेचर वाले पॉइंट्स हैं, और अपना कंसर्न है इस बात पर कि हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे। सो ये अर्थ इस तरह से रोटेट करता है, और वो एक इक्वेटोरियल ऑर्बिट पे चल रहा है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में, ओमेगा डैश। हाँ, इसके बाद हम लोग 16th को बात कर लेंगे, तो पहले इसको आप समझ लेते हैं, सिंस वी हैव स्टार्टेड दिस। सो वो कितने टाइम के बाद मिलेगा। तो ये आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि अर्थ जो है 24 आवर्स में एक राउंड लगाता है, और इसके बारे में कुछ बोला इसने। सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन जिस बट इन द डायरेक्शन अपोजिट, तो ये भी 24 आवर्स वाला ही है। तो ये 24 आवर्स में भी अपना ऑर्बिट करता है, और वैसे भी हम जानते हैं ना कि वो ईस्ट से वेस्ट जाए या वेस्ट से ईस्ट जाए, तो जो टी डैश आएगा वो 24 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमको पता है कि आर की वैल्यू फिक्स्ड है। आर अगर फिक्स्ड होता है तो टाइम पीरियड फिक्स हो जाता है। यस, सो ये इधर 24 आवर्स में जा रहा है, वो उधर 24 आवर्स में जा रहा है, तो फिर वो कितने टाइम बाद एक दूसरे को मिलते रहेंगे। तो आप समझ सकते हो, इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो कि वेलोसिटीज के टर्म में या फिर रिलेटिव मोशन के टर्म में। सो अगर एक रेस्ट पर रहेगा तो दूसरा उसको 24 आवर्स के बाद मिलेगा, लेकिन दूसरा भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो टाइम हाफ हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि जो उसका नया टाइम पीरियड आएगा तो वो 12 आवर्स हो जाएगा। सो सिंस बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, सो वो टाइम को हाफ कर देंगे, और दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, सो उनके जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाएगी, टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, ऐसा बोल देते हैं। रिलेटिव ओमेगा विल बी डबल्ड, आप ऐसा बोल सकते हो, रिलेटिव ओमेगा विल बी डबल्ड। यस, 12 आवर इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए, इसका ये आंसर देना चाहिए। इसके बाद आप 16 पूछ रहे थे। हाँ, फिर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिनट्स में, सेकेंड्स में, और whatever the unit is asked, वो सारे यूनिट्स पे आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट यू आर आस्किंग अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 16, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं।
नॉन रोटेटिंग स्टार, नॉन रोटेटिंग मतलब रोटेट नहीं कर रहा था स्टार, कोलैप्स करता है इनटू इटसेल्फ फ्रॉम एन इनिशियल रेडियस ri with its mass remaining unchanged, which curve is in the figure based gives the gravitational acceleration on its surface of the star as a function of radius of the star during the collapse. So ये बेसिकली आपको ये चेक करना चाह रहा है कि उसकी रेडियस, हाँ मैं ये बताता कि उसकी रेडियस किस तरह से चेंज हो रही है। तो पहले क्या होता है कि उसका साइज बड़ा रहता है, सो साइज बड़ा रहता है तो डेंसिटी कम रहती है उसकी। और अगर आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ लगती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से स्टार्स और प्लैनेट्स कोलैप्स करते हैं। अगर इनिशियली आपने देखा होगा ओरिजिन ऑफ अर्थ, अगर कभी आप पढ़ें या फिर ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स पढ़ें, देन यू विल रियलाइज कि कुछ जो हाइपोथेटिकल मॉडल्स बताए जा रहे हैं वो ऐसा है कि पहले वो डस्ट का क्लाउड बनते हैं, फिर उस क्लाउड के पार्टिकल्स पास पास आते हैं, सो दैट बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर रिजिड डेंस बॉडी। और ये प्रोसेस चलता रहता है, इट इज गोइंग ऑन सिंस बिलियंस ऑफ ईयर्स, एंड इन दिस लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन दे हैव obtained this current shape size और structure। तो ये जो करंट शेप साइज स्ट्रक्चर मिला हुआ है, इट इज ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर स्टोरी। कैसे चल रहा होता है ये समझते हैं कि अगर ये इनिशियली गैस का बना होगा या फिर डस्ट पार्टिकल्स का बना होगा तो उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, बट स्टिल ग्रेविटेशनल फील्ड किधर लग रहा होगा, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो जो भी उसके अंदर के पार्टिकल्स होंगे उन पर फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि अगर फील्ड है और मास उस पर रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है, तो सारे मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जो उसकी रेडियस ज्यादा होती है, स्लोली स्लोली वो रेडियस कम होने लगती है। क्योंकि जो बाहर वाले पार्टिकल्स हैं और क्लोज आ जाते हैं, फिर और भी कम होगी रेडियस, फिर कम होती रहती है, फिर कम होती रहती है। कितना कम हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा उसको डेंस क्रिएट किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ये जीरो साइज का नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि डेंसिटी एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। सो डेंसिटी बढ़ेगी, रेडियस कम होगा, इस और मास वही रहेगा। मास इसने बोला कि मास को सेम रखना है, दैट मींस और पार्टिकल्स एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, जबकि रियल लाइफ सिचुएशन में और भी पार्टिकल एसोसिएट होते हैं। सो मास कांस्टेंट है। अब आपको मैथमेटिकली डील करना है, तो ये तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था। ऐसे क्वेश्चन को हम प्योरली मैथमेटिकली डील करते हैं। कैसे? अपने को पता होता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसमें जी आता है, उसमें एम आता है, उसमें आर स्क्वायर आता है। ये अपने पास फॉर्मूला है। और इसमें जी कांस्टेंट है, यूनिवर्सली मास कांस्टेंट है, उसमें बोला है आर बदल रहा है, तो ये 1/r² का ग्राफ हो गया। अब 1/r² का ग्राफ कैसे बनता है वो अपने को पता करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग इसका आंसर पकड़ लेंगे कि कौन सा आंसर बनने वाला है। सिंस ये 1/r² का है तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस है और 1/r² इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ना। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ थिंकिंग, उसके बारे में बोल रहा हूँ। सो आपने इससे समझा कि जी और r² का ग्राफ चाहिए, आर का ग्राफ चाहिए। सो आर बढ़ेगा तो जी की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब है जिस पॉइंट से चला वो पीछे की तरफ जाएगा, या तो सी के नेचर पे जाएगा या फिर बी के नेचर पे जाएगा। क्या आप बता सकते हो सी और बी में कौन सा नेचर पकड़ेगा और क्यों? आपका कंफ्यूजन सी और बी में रहना चाहिए। और अगर 1/r² को आप जानते हो तो फिर आपका कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। 1/r² लोगों ने कई बार ड्रॉ किया है, जब हमने पॉइंट की फील्ड को ड्रॉ किया तब 1/r² ड्रॉ किया है, कई जगह ड्रॉ किया। और वैसे भी समझ सकते हो कि आर अगर कम हो रहा है तो जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो बी बढ़ने की बात कर रहा है जबकि सी कम होने की बात कर रहा है, इसलिए बी अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। सो दिस शुड बी योर लॉजिकल थिंकिंग कि पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा रिलेशन चल रहा है, फिर उस रिलेशन के बाद ऑप्शंस को देख में कुछ एलिमिनेट करते हैं, फिर आप पाएंगे कि एक दो ऑप्शन बचेंगे जिसको आपको डील करना पड़ेगा। जब उसको आप डील कर रहे हो तो फिर आप देखो कि जिस वेरिएबल को उसको हम चेंज करते हैं तो दूसरे वेरिएबल पर क्या फर्क पड़ रहा है, वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिर किस तरह से फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर है, क्यूब है, लीनियर है, अकॉर्डिंगली फिर हम आंसर दे देते हैं।
हाँ, आपने लिखा डेंसिटी इज आल्सो चेंजिंग सो वी नीड टू यूज अदर फॉर्मूला राइट। देखो ये फॉर्मूला आप यूज करो तब भी चलेगा, डेंसिटी वाला यूज करो तब भी चलेगा, लेकिन जब आप डेंसिटी वाला यूज करोगे ना, सपोज कर लीजिए आपके दिमाग में ये आता है 4/3 पाई रो जी, तो लेकिन इस सेकंड वाले फॉर्मूले में आपके पास दो वेरिएबल है, डेंसिटी एज वेल एज आर। तो इस पे हम ये नहीं कह सकते कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें जी भी वेरिएबल है। तो हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे इस तरह के फॉर्मूले में जिसमें कांस्टेंट ज्यादा हो, तो इसको मास के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मास वाला फॉर्मूला यूज करना अप्रोप्रिएट है, क्योंकि मास कांस्टेंट बोला गया है। तो जो कांस्टेंट बोलता है, जिस वेरिएबल के बारे में बात करता है, फॉर्मूला हमारे उन्हीं वेरिएबल्स के बारे में होना चाहिए, ताकि कांस्टेंट को भी हम यूज कर सकें। तो सेकंड वाला यूज करेंगे तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि कांस्टेंट जो मास दिया गया है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है, उसकी वजह से हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं। सो वी विल कन्वर्ट रो इन टर्म्स ऑफ मास व्हिच वी ऑलरेडी नो, hence we will use the first formula in this case. Well, so that was 16th. After this 18th, next that you were asking was 20th. There's a 19th as well, so 19th और 20th दोनों के बारे में बात करेंगे। कि स्क्रीन का इशू है तो मैं इसको रीशेयर कर देता हूँ। Question number 19th. There's हेलो, अब आवाज आ रहा है आपको? सुनाई दे रहा है आपको अभी? ओके, यस, वापस आ गया। रिकनेक्शन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया है, सो प्रोबेबली आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 19 को कैरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नो स्क्रीन। Screen is not visible. Is it visible now? It's damn slow, I think, today. Again, so अगर visible है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। Question number 19. 2 point masses of 4m and m respectively separated by a certain distance. The distance is given to you. D and are revolving under mutual rotation of attraction ratio of their kinetic energies is. So ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका आइडिया पकड़ा था, और अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो इसका मैं आंसर और वे बता देता हूँ। 2 पॉइंट मासेस म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन में अगर चलेंगे तो किस तरह से चलेंगे? उनको डायमेट्रिकली अपोजिट होना पड़ेगा। एक m1 एंड अनदर हैज टू बी एनीवे। आपने पूछा है तो मैं एक बार बोल देता हूँ, और हो सकता है कि आप में से किसी को इशू बनाओ। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बोलना बनता भी है।
ये v से चलेगा तो ये भी v से चलेगा। अगर एक को v1 पकड़ेंगे तो एक ये v2 आएगा। सॉरी, इसमें आइडेंटिकल सर्कल्स नहीं बनाएगा, अलग अलग मास दिया गया। सो मैं पिक्चर को रीड्रॉ कर देता हूँ, सर्कल नहीं बनाना चाहिए। क्या करेंगे कि आप बोलोगे कि एक m1 मास है and there is another mass m2 and there's going to be somewhere center of mass. This will be moving with v1 velocity, this will be moving with v2 velocity. The entire system will be moving some constant, some angular velocity omega. फिर आपको बताया गया था इसको r1 पकड़िए, इसको r2 पकड़िए, r1 प्लस r2 को t बोल दीजिए और फिर v1 कैलकुलेट कीजिए। आपसे पूछा है कि वेलोसिटीज का रेशियो बताइए, तो आपको पता है v1 कितना निकला था, लास्ट क्लास पे किया था इसलिए याद आ रहा है कुछ, √g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू डी। चेक कर लीजिए, मैंने कुछ फेड मेमोरी बेस्ड लिखा है। v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी m2 और ये नंबर वही आएगा। v1 बाई v2 कितना आ जाएगा, ये m2 था, यहाँ पर m1 था, करेक्शन कर देते हैं। v1 के साथ m2 आ रहा था और v2 के साथ m1 आया था, तो ये m2 बाई m1 बनेगा। m2 को m पकड़ लीजिए और m1 को 4m पकड़ लीजिए। तो इसकी वैल्यू 1/4 आ जानी चाहिए। लास्ट क्लास से एक बार फॉर्मूला चेक कर लीजिए, प्रोबेबली यही आंसर सब लोगों ने निकाले थे। और एक बार आपको रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज आपको पता करना था। सो कैन यू चेक द फॉर्मूला जो मैंने v1 का लिखा है या v2 का लिखा है, क्योंकि इससे फिर आंसर मैच नहीं कर रहा। और बेसिकली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है वेलोसिटीज का। वंस यू नो द वेलोसिटीज देन यू कैन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। आइडिया रिमेन्स द सेम। Can anybody check the formula whether this V1 is correct है? अगर फॉर्मूला करेक्ट जा रहा है तो फिर आंसर में करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो पूछा गया है, तो काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशियो आएगा, अच्छा अभी मास भी इन्वॉल्व है। ओके ओके, सो काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो चेक कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2 इज गोइंग टू बी हाफ m1 v1 स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो इसमें आएगा m1 विच इज 4m, m2 विच इज m, v1 बाई v2 दैट इज 1/4 का स्क्वायर। ओके, करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि ये 4/16 आ जा रहा है, सो 1/4 हो जा रहा है। फाइन, सो ए ऑप्शन इज बिकम्स करेक्ट ऑप्शन। अगर सभी ने ये किया है परफेक्ट है, नहीं किया है तो आपको सिमिलर टाइप का करने की जरूरत थी। इसके बाद क्वेश्चन जो आपका अगला था वो 26 और 31, 20 को लेकर के। सो क्वेश्चन नंबर 20 आपने पूछा था, उसके बारे में बोल देते हैं। 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। तो किस ऑप्शन में आपको इश्यू आ रहा है तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए सेज ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल कैविटी with a spherical planet must be non-zero and uniform. ओके, ऑप्शन ए के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? ऑप्शन ए, वेदर दैट इज करेक्ट, वन बाय वन मैं चेक कर लेता हूँ ऑप्शंस को भी, और आपने जो लर्न किया है कितना आपको मेमोरी पर है। क्या हम ऑप्शन ए को करेक्ट बोलेंगे या इनकरेक्ट बोलेंगे? ऑप्शन ए ऑफ 20th, वेदर करेक्ट और इनकरेक्ट? आप बोल रहे हैं इनकरेक्ट। ओके, सो कौन सा ऐसा केस होगा, मैं थोड़ा सा और डीपर जाता पूछता आपसे कि कौन सा ऐसा केस होगा जब ये जीरो नहीं होगा, आई मीन जीरो होगा, क्योंकि मस्ट नॉट बी नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, इसका मतलब इससे कॉन्ट्राडिक्टरी कब करेगा? कैन यू आइडेंटिफाई, इमेजिन अ केस इन विच, यस दैट्स गुड। तो अगर कैविटी कॉन्सेंट्रिक होगी, हालांकि ये मैंने कैटेगोरिकली नहीं बोला था, अभी बोल दे रहा हूँ, और अब में से कई लोगों ने इसको इंटरप्रेट कर लिया होगा। अगर कैविटी कॉन्सेंट्रिक होगी
सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी सेंटर ऑफ प्लैनेट, यस। तो उस समय जो उनके सेंटर्स के बीच का गैप डी था वो 0 हो जाएगा, देन it will be 0, that means field will be 0 as well, yeah। so ऑप्शन पूछ सकता है तो आप बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक केस के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए मस्ट वर्ड यूज करना उचित नहीं है, उसको नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर केवल बोला होता है कि क्या हमेशा यूनिफॉर्म रहता है, तो हम जरूर लगाएंगे यस, इट मस्ट बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल केसेस, वेदर इट्स कॉन्सेंट्रिक और नॉन कॉन्सेंट्रिक। और नॉन जीरो की वजह से रॉन्ग हो जा रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सो गुड। फिर आपको ऑप्शन बी बी इसी तरह से देखना है। When a body is projected horizontally at an appreciable large height above the earth with a velocity less than for a circular orbit, it will fall on the earth along a parabolic path, yes। तो अगर आपने एक सर्कुलर अगर आपने एक पार्ट उसको थ्रो किया है किसी बॉडी को किसी हाइट पर, तो किस तरह से चलता है वो मैं आपको बताता, और आपके मॉड्यूल पे भी दिया गया, वहां से भी आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी हाइट पर हो, एप्रिशिएबल हाइट है, एप्रिशिएबल, एप्रिशिएबल का मतलब है कि कम हाइट नहीं है, और आपने अगर उसको एक सफिशिएंट वेलोसिटी दिया, तो क्या क्या हो सकता है वो पॉसिबिलिटीज मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपने एक सफिशिएंट वेलोसिटी दिया तो फिर वो इस ऑर्बिट पे सेट कर जाएगा और इस ऑर्बिट पे चलता रहेगा उसी ऑर्बिट पर। अगर आपने उससे कम दिया तो फिर क्या करेगा कि ये इस तरह से इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हुए फिर इस पर कहीं ना कहीं आएगा। सो ये कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करता रहेगा और फाइनली अर्थ को टच करेगा आकर के। उसको हम पैराबोलिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि पैराबोलिक तब आता है जब हाइट बहुत कम होती है रेडियस के कंपैरिजन में, तो एप्रिशिएबल हाइट नहीं होगी तो पैराबोलिक होगा। अगर एक एप्रिशिएबल हाइट है तो वो इस तरह से उसके राउंड करेगा, रेडियस कम होती रहेगी और फाइनली लैंड करेगा कि समवेयर। और ज्यादा अगर आपने वेलोसिटी दे दिया है सर्कुलर से ज्यादा, तो फिर ये बड़े सर्कल पे एलिप्स पे जा सकता है और बाहर स्केप भी कर सकता है। सो स्केप भी कर सकता है और सर्कुलर ऑर्बिट पे भी जा सकता है और फॉल भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी वेलोसिटी आप देते हो। अगर आप एप्रिशिएबल हाइट पर हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी देते हो, तो फिर वो उसको ऑर्बिट करते हुए अंदर जाएगा, ऑर्बिट करते हुए अंदर जाएगा। पैराबोलिक कब बोलेंगे? जब हाइट इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू एच। आप ऐसे समझ लो, जब ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है तो पैराबोलिक बनता है, जब ग्रेविटी वेरिएबल होती है तो वो पैराबोलिक नहीं रहता है। सो बी को हम इनकरेक्ट कैटेगरी में रखेंगे। हाँ, पैराबोलिक तब होता है जब हम जी को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। आप पाओगे कि जब आप कंसीडरेबल हाइट से आप उसको प्रोजेक्ट करोगे तो न केवल जी का मैग्नीट्यूड बट जी की डायरेक्शन भी बदल रही होगी, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड द सेंटर होती है। सो उसलिए वो पैराबोलिक नहीं बन पाएगा। सो बी को भी हम रॉन्ग बोलने वाले हैं। ऑप्शन सी के बारे में क्या बोल रहे हैं? द बॉडी a body of zero total mechanical energy placed in a gravitational field will escape the field। ये हम लोगों ने escape velocity में समझा है कि अगर आप जीरो मैकेनिकल एनर्जी कर देते हो, इसका मतलब है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी जीरो हो जाएगी टोटल। तो आप पाओगे कि वो बाइंड नहीं रहेगा, सिस्टम डिटैच हो जाएगा और escape कर जाएगा। सी स्टेटमेंट करेक्ट जा रहा है। डी बोलता है अर्थ सैटेलाइट मस्ट बी इन इक्वेटोरियल प्लेन। अर्थ के सैटेलाइट हम कोई भी प्लेन पर रख सकते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे भी रख सकते हैं और पोलर ऑर्बिट्स पे भी रख सकते हैं और बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, कहीं भी रख सकते हो। सो अर्थ के सैटेलाइट को इक्वेटोरियल प्लेन में होना कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा बोला होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को क्या कंपलसरी है, तो आप बोलोगे यस, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को कंपलसरी है। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन ओनली। इतना इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको कुछ और क्लैरिफिकेशंस आया होगा जो कि मोस्ट नीडेड है, और वो आपको एरर होने से बचाएगा, एरर करने से बचाएगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जन है 26 एंड 31। अब बोले सी को री एक्सप्लेन करो। सी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है
कि जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 हो जाती है तो सिस्टम तो वो फील्ड से स्केप कर जाता है। आपने देखा एस्केप वेलोसिटी में हम लोगों ने क्या किया था, टोटल एनर्जी प्लस एडिशनल एनर्जी इज इक्वल टू 0 एनर्जी। तो हम 0 एनर्जी करते हैं, इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम 0 क्लेम करते हैं। कब? जब हमको जस्ट स्केप कराना होता है। तो व्हेनेवर यू गेट, जब कभी किसी भी बॉडी के पास टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी तो आप पाओगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 हो जाएगी तो आप पाओगे कि वो स्केप कर जाएगा। सपोज कर लिए किसी ह्यूमन बॉडी की टोटल एनर्जी 0 हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी, तो इमीडिएटली अर्थ को छोड़ करके चला जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि इफ अ सर्टेन ह्यूमन बॉडी इज लाइंग इज फाउंड ऑन द अर्थ, तो उसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो आप क्या आंसर देंगे? कोई बॉडी जो अर्थ पे पाई जाती है उसकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव है, जीरो है या नेगेटिव है? आप बोलोगे इसको नेगेटिव होना बनता है, क्योंकि जैसे ही वो 0 हुआ तो स्केप कर जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो फिर स्केप करने के बाद इनफाइनाइट पर भी चलता रहेगा। तो इट मस्ट बी नेगेटिव, सो बाउंडेड सिस्टम रिक्वायर्स नेगेटिव एनर्जी। यस। आपने लिखा बट फील्ड में रखे हुए पार्टिकल की एनर्जी 0 कैसे होंगी? uh, कैसे होंगे कि देखो, एनर्जी मैकेनिकल दो तरह से होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी होती है। आपने पढ़ा ग्रेविटेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, और काइनेटिक एनर्जी उसके पास जो आएगी वो पॉजिटिव होगी। तो बेसिकली फाइट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में चलती है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसके पास डायनेमिज्म ज्यादा है, तो फिर वो अर्थ के बाउंड में नहीं रहेगा, अर्थ को छोड़ के चला जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो फिर वो उसको बाउंड होकर के रहना पड़ता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू का मैग्नीट्यूड कंपैरिजन करो, अगर मैग्नीट्यूड काइनेटिक का ज्यादा हो गया तो चला गया छोड़ करके। तो एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, दोनों का सम 0 मतलब स्केप। निगेटिव ज्यादा मतलब बाउंड, जिसका ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी उसका मतलब ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड। फिर आपने लिखा बट इट इज लाइंग ऑन अ सरफेस देन नॉर्मल आल्सो एक्ट्स। हाँ, तो नॉर्मल से अपने को एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो वो रहेगा या जाएगा वो एनर्जी से डिसाइड होता है। नॉर्मल तो वो उसको सरफेस के अंदर जाने से मना करता है। नॉर्मल इज नॉट एबल टू टेक इट अपसाइड। कैन यू एनेबल द माइक फॉर अ फ्यू मिनट्स? उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, तो वो साइट खोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इन केस यू हैव क्वेश्चन, यू कैन राइट इन वेल मैनर, उसको हम बाद में भी आंसर कर देंगे। और ज़्यादा डाउट रहेगा तो फिर लेक्चर खत्म होने के बाद हम उसको इनेबल कर सकते हैं। अभी मैं इसके क्वेश्चंस को फिनिश कर देता हूँ, 26 और 30th और 31st जो भी है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 इज हियर, ध्यान से समझ लीजिए जिसने पूछे है, बाकी लोग भी। इट सेज वर्क डन in taking a body of mass m to a height nr above the earth's surface. Mind it, it's above the earth's surface and it is a height. So जो कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, वो हाइट और रेडियस को मिक्स कर देता है। डोंट डू सो। इट्स अ हाइट and its height is nr, so radius will become n plus 1 into r. So what r has to be written? nr is the height plus r, so that becomes r into 1 plus n. अगर आपने ये यूज किया है तो फिर बहुत कम चांस है कि आपसे मिस्टेक होगा। आपसे पूछा वर्क डन कितना आएगा, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वर्क डन के लिए mgh नहीं लगाएंगे, नो, बिकॉज दैट्स नॉट वैलिड, क्योंकि वो बदलता रहता है। सो बॉडी एम मास को आप अर्थ सरफेस से ले जा रहे हो किसी हाइट तक, तो अब निकालोगे इनिशियल टोटल एनर्जी कितना होगा, माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। और फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा माइनस जी एम डिवाइड बाई एन प्लस 1 इंटू आर। मेकिंग सेंस? अपने पास रूल क्या रहता है? रूल बहुत सिंपल रहता है कि इनिशियल एनर्जी के साथ वर्क डन आप कर लो तो जितना एनर्जी होगी वो फाइनल के बराबर हो जाएगी।
इसको अगर आप यूज करते हो तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, आप ऐसे भी याद रख सकते हो. देन आफ्टर यू सिंप्लीफाई इट, once you simplify it you will get some sort of this. अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ तो आएगा जी एम एम अपॉन आर within the bracket 1 minus 1 upon n plus 1. Now you can simplify this the way you want. जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा जी एम अपॉन आर को हम जी इंटू आर लिख सकते हैं. ये स्मॉल एम बचेगा, अंदर आपको मिलने वाला n डिवाइड बाई n प्लस 1. सो इसके बाद आपका यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकल आएगी. और फाइनल आंसर कुछ ऐसा आ जाना चाहिए एम जी आर एन डिवाइड बाई एन प्लस 1. हमको लगता है इसमें आंसर कौन सा सही जा रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन दिया गया, चेक कर लीजिए 26 का. एम जी आर इन दी ब्रैकेट एन डिवाइड बाई एन प्लस 1 जैसा आना चाहिए. एच की वैल्यू हाँ ये मैंने आपको सॉल्व किया है. सॉल्व करने का यही टेक्निक है, डोंट यूज एम जी एच बिकॉज एम जी एच इज फॉर दोज केसेस वेयर जी यूज टू बी कांस्टेंट. सो अब आप काफी डीप पे जा रहे हो, इसलिए इसका आंसर करेक्ट बी ऑप्शन हो जाएगा. चेक कर लीजिए, अगर आंसर में करेक्शन है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, सही है तो बहुत अच्छी बात है. बाकी आप ऑब्जेक्टिव मेथड भी लगा सकते हो कि एन को 0 देने का. एन को अगर आपने 0 दिया इसका मतलब आप बिल्कुल हाइट पे नहीं ले जा रहे हो, जहां पर था वहीं था, तो वर्क डन 0 आ जाना चाहिए. सो एन को 0 करोगे, मैं आपको ऑब्जेक्टिव मेथड बताता कैसे वर्क करता है. तो अगर एन 0 पकड़ोगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए, तो ए ऑप्शन 0 दे देगा, बी ऑप्शन 0 दे देगा. सी को मार्क नहीं करेंगे क्योंकि वो इनफाइनाइट देगा, तो सी को स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देंगे. डी को स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो भी एन इक्वल टू 0 पे 0 आंसर नहीं देगा. एन इक्वल टू 0 का मतलब हाइट कितना ले जा रहे हो आप, 0 हाइट ले जा रहे हो, तो वर्क डन भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो सी और डी आपके रिजेक्ट हो गए एन इक्वल टू 0 को लेकर के. अब आपको बचता है कि कौन सा ए और बी, फिर आप कॉमन सेंस लगा लो क्या, कि अगर एच हाइट ले जा रहे हो तो एम जी एच, ए ऑप्शन तो एम जी एच जैसा फॉर्मूला बता रहा है, जबकि हम जानते हैं कि ग्रेविटी बदलती रहती है, तो एम जी एच वर्क नहीं करेगा. एम जी एच वर्क नहीं करेगा तो फिर बी को मार्क कर दोगे. और ये हम लोगों ने सॉल्व कर ही रखा है एन इक्वल टू 1 वाला, बिल्कुल. एन इक्वल टू 1 का आंसर आपको अगर याद हो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहीं सॉल्व किया था, तो उसमें एम जी आर बाई 2 आता है आंसर. तो वो भी अगर आपको याद होगा तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन सी अगर करेक्ट दिया गया है तो उसको चेक कर लीजिए, उसको उसको कैंसिल करके आप बी ऑप्शन लगा लीजिए. मैंने आप ग्रेविटेशन का सोल्यूशन भी आपको दे दिया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए. कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशंस हैं, तो बहुत सारे केसेस आपके सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ करेक्शंस भी पता चल जाएगा क्योंकि इसमें 3-4 करेक्शंस अभी तक इनकाउंटर हो गए. सो इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31 इस एक्सरसाइज में, उसके बारे में बोल देते हैं. 31 says a satellite, you got a satellite, can be in geostationary orbit around Earth at a particular height or distance r from the center. जब कभी ऐसे क्वेश्चंस हो तो डिस्टेंस, हाइट और रेडियस उस पर खास ध्यान देने का. If the angular velocity of Earth about its axis doubles, तो आप angular velocity को डबल कर रहे हो. Satellite can now be in a geostationary orbit around Earth if its distance from the center is. तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी को डबल किया है तो रेडियस पर क्या फर्क पड़ने वाला है. तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने पास एक फॉर्मूला था, आप जैसे भी चाहो उसको यूज कर सकते हो, उसका डेरिवेशन भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, केपलर्स थर्ड लॉ. नाउ अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को डबल करते हो इसका मतलब टाइम पीरियड को आप हाफ करते हो, टी डैश इज हाफ. तो अपने पास रूल क्या बनेगा, टी डैश अपॉन टी
का स्क्वायर इज इक्वल टू आर डैश अपॉन आर का क्यूब। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, टी डैश बाई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू और इसकी पावर 2/3 कर लीजिए आर डैश बाई आर। सो व्हाट इज आर डैश इज कमिंग आर डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 2/3। काफी सिंप्लीफाइड तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसा एक ऑप्शन दिखना चाहिए 31st में, अगर दिखता है तो उसी को मार्क करने का। ऑप्शन कोई है नहीं, डी नहीं जाएगा। 2/3 है तो इसको हम क्या सिंप्लीफाई कर पाएंगे, कौन सा ऑप्शन जा रहा है एबीसी में, एबीसीडी में, कैन यू चेक दैट। और जो भी जाएगा उसी को मार्क करना है। ए ऑप्शन मार्क नहीं करेगा ऑफ कोर्स, बी 3/2 बता रहा है नहीं करेगा, डी 1/3 नहीं करेगा, सी एक और प्रोबेबल लग रहा है, 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पावर 1/3 होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुड, यू पीपल आइडेंटिफाइड इट, तो कंप्लीट हो जाएगा। सो केपलर्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1 में कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, वरना फिर हम लोग एक्सरसाइज 2 पर भी एक ग्लांस दे देते हैं। 35 बताना है क्या? ओके। 35 says a planet of mass m is in an elliptical orbit about the sun. मास ऑफ सन को कैपिटल एम से और प्लैनेट का मास स्मॉल एम है, प्लैनेट का मास बहुत छोटा होता है सन के रिस्पेक्ट में। ये सारे एजम्पशंस लेके चलने हैं और टाइम पीरियड टी दे रखा है। इफ ए बी द एरिया ऑफ ऑर्बिट देन इट्स एंगुलर मोमेंटम वो बी। तो उसका एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है अगर उसका ऑर्बिट का एरिया दिया गया है। तो आपको याद है कि अब लोगों ने बात किया था डी ए बाई डी टी, एरियल वेलोसिटी इज एल अपॉन ट्वाइस एम। डू यू रिमेम्बर कि ये जो एम था वो किसका था, स्टार का या फिर प्लैनेट का? जब इस फॉर्मूले में हम यूज करते हैं केपलर्स का सेकंड लॉ, मास जो आता है वो किसका मास आता है, इज इट ऑफ स्टार और इज इट ऑफ प्लैनेट? यस। सो हालांकि आपके पास जो ऑप्शंस है वहां से पता चल जाएगा, बट अगर वो दोनों मास को यूज करेगा तो आपको याद रखना होगा कि ये प्लैनेट का मास है, हेंस वी विल बी यूजिंग स्मॉल एम विच इज इन दिस क्वेश्चन। इसके बाद एरिया को ए लिखिए और टाइम कितना लगता है वो टी लिखिए, फिर अपना आंसर बता दीजिए। उम्मीद है कि इसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा और काम हो जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। हाँ, तो इस तरह के ऑप्शंस में ऑब्जेक्टिव भी अपने को दो, क्या होता है ना, जैसे कि आप में से कई लोगों को ये रहता है ना कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सबको पता नहीं चलता है कि कौन हमारा करेक्ट है या नहीं है। सो ऑलवेज कीप ओपन योर ऑब्जेक्टिव माइंड। और जैसे डायमेंशंस वाले हैं तो बी और डी तो आपका वैसे भी गलत हो गया। अब ए और सी में फाइट जाएगी, फिर ए और सी में अब इसमें कोई आपका डायमेंशन काम नहीं करने वाला है। और फिर इसके बाद में फॉर्मूला आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, क्योंकि वो 2 फैक्टर जो जब नंबर्स आते हैं तो फिर हम कैलकुलेशन से ही बता, नंबर्स के साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव लगाना लीस्ट लाइकली होता है बहुत सारे केसेस में, अंटिल अनलेस उसको आप कनेक्ट कर पाए किसी कॉन्सेप्ट से। चलता, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जा रही है। अगर इस पे कोई और डाउट बचा है तो आप पूछ लीजिए। सिंपल था, इंपॉर्टेंट था, और इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। एक और क्वेश्चन आपने 38 पूछा है तो उसके बारे में मैं आपको आंसर कर देता। The period of revolution of two satellites are 3 hours 24 hours, the ratio of their velocities. So अगर आपको टाइम पीरियड पता हो तो वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन चलता है, तो उसके लिए आप ऐसा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी और इस पे सैटेलाइट का केस है, हम लोगों ने देखा था t इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई v नॉट होता है। सो अपने को यहाँ से वेलोसिटी और टाइम पीरियड को चाहिए, आर को एलिमिनेट करना है, राइट? तो आर को एलिमिनेट करने के लिए अब इसको यूज कर लीजिए, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो आप ऐसा लिख सकते हो, टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की जगह टी रेस्ट पावर 2/3 डिवाइड बाई वी नॉट।
देन आफ्टर आप ऐसा बोल सकते हो कि v नॉट इज प्रोपोर्शनल टू t को नीचे ले जाओ t रेस्ट पावर -1/3। तो इस तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि 1/3 का रेशियो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऐसा बोलना है कि v1/v2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू t2/t1 की पावर 1/3। माइनस को मैंने रेशियो रिवर्स करके देख लिया है। अब वेलोसिटीज का रेशियो बताना है। तो T2 आपको 24 दे रहा है, T1 3 दे रहा है, इसका 1/3 कर लीजिए। सो ये 8 की पावर 1 हो जाएगा, 8 की पावर 1/3 2 होता है। सो इनकी जो वेलोसिटीज का रेशियो आएगा और ऑर्बिटल स्पीड्स का रेशियो आएगा वो 2:1 आ जाएगा। ऐसा एक ऑप्शन होगा, उसको हम मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 2:1 is going to be the correct answer. 40th पूछ रहे हो आप, 40 is not on the list. ओके इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर खत्म हो जाते हैं आपके। एक्सरसाइज हो गया। सो एक्सरसाइज 2 है। देन आफ्टर यू हैव एक्सरसाइज 3 लेक्चर क्वेश्चंस हैं, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेवल 2 पर उनको जरूर ट्राई कीजिए ओवर द टाइम, जब भी आपका बैकलॉग्स खत्म होता है और चीजें प्रॉपर कर पाते हो, और इनके जो डाउट्स रहते हैं वो पूछ लीजिए। लेवल 1 इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आते हैं, और ये जब आप देखोगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस तो आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछता है, और चेक योरसेल्फ वेदर यू आर एबल टू डू दोस क्वेश्चंस। फिर जेई एडवांस के जो दिए गए उनको भी आप ट्राई कर लो। इसके बाद अगर आपके पास कपल ऑफ क्वेश्चंस या ज्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन रहता है डाउट के लिए, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए वी कैन हैव एन एक्स्ट्रा लेक्चर। जब आपको सूट करेगा तो आप बोल देना, जब आप ट्राई कर लोगे ग्रुप पे आप डाल देना, तो हम लोग इसके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर लगा करके इसको डिस्कस कर लेंगे डेफिनेटली। जब आप फिनिश कर लो सॉल्विंग और सोल्यूशन को हेल्प लेने के बाद, देन वी कैन डू दैट। अगर आप मंडे को करते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई कैन हैव दैट एक्स्ट्रा लेक्चर ऑन मंडे एज वेल। So that will be done on the extra lecture, not on the regular one. और regular में हम लोग next class से Monday से we will be starting the next chapter, that's a fluid. Yes, gravitation is over. Next chapter is going to be fluid. Offline classes decision is still pending. So probably from next week we will carry with that. But still, it has to be completely decided.